हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पिछले लेक्चर में हम बात किए थे ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे में कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होता है जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे को रेगुलेट करते हैं। ओके, और वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? स्टेप्स नंबर 1, स्टेप्स नंबर 3 एंड स्टेप्स नंबर 10। ये जो 3 स्टेप्स होते हैं, इन्हीं 3 स्टेप मिल करके पूरे ग्लाइकोलिसिस पाथवे का रेगुलेशन करवाते हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से तीसरा स्टेप में क्या हो रहा है? यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का यूज़ हो रहा है। एंजाइम कौन सा है यहाँ पर? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यानी कि PFK1। ओके, और जो स्टेप्स 10 है यानी कि जो 10वां स्टेप है उसमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का यूज़ हो रहा है और यहाँ पर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। एंजाइम कौन सा लग रहा है? पायरुवेट काइनेज। तो ये 3 मेजर स्टेप्स है जो क्या कहते हैं पूरे ग्लाइकोलिसिस पाथवे का रेगुलेशन करवाते हैं। यहाँ पर हेक्सोकाइनेज को मैं शॉर्ट फॉर्म में HK बोल रहा हूँ, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को PFK1 बोल रहा हूँ और पायरुवेट काइनेज को यहाँ पर PK से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से ये 3 मेजर स्टेप्स है जो पूरे ग्लाइकोलिसिस पाथवे को रेगुलेट करते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये यहाँ पर HK यानी कि जो हेक्सोकाइनेज है उनका एक्टिवेटर कौन होगा और इनहिबिटर कौन होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो PFK होता है, PFK का एक्टिवेटर कौन है और इनहिबिटर कौन है, और यहाँ पर जो PK है उसका एक्टिवेटर और इनहिबिटर कौन है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेक्सोकाइनेज की बात करेंगे। तो हेक्सोकाइनेज की जो एक्टिवेटर होती है वो है AMP और उसका पहला है AMP, दूसरा है इंसुलिन। AMP किस तरीके से हेक्सोकाइनेज को एक्टिव करते हैं? जो AMP है वो तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, लेकिन हमें क्या चाहिए? ATP चाहिए। तो ATP के लिए ग्लाइकोलिसिस का होना बहुत जरूरी है, तभी क्या होगा? ATP परफॉर्म होगा। तो इस तरीके से AMP एक सिंबल है एक्टिवेटर के फॉर्म में। उसी प्रकार से इंसुलिन क्या है? यहाँ पर एक्टिवेटर की काम करता है। इंसुलिन तभी एक्टिव होगा जब मीडियम में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, तभी क्या होगा? इंसुलिन एक्टिव होगा यहाँ पर, और इंसुलिन एक्टिव होगा तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे यहाँ पर चलेगी, और जब ग्लाइकोलिसिस पाथवे होगा तो ग्लूकागॉन भी यहाँ पर बन सकता है। ओके, तो इंसुलिन की एक्टिवेशन के लिए यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का होना बहुत जरूरी है, और जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होगा तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकागॉन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ये 2 क्या है? HK यानी कि हेक्सोकाइनेज का एक्टिवेटर यहाँ पर है। उसी प्रकार से इसका इनहिबिटर कौन है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि मीडियम में यदि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की क्वांटिटी या उसका अमाउंट क्या है? ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हेक्सोकाइनेज क्या होगा? इनहिबिट होगा, यानी कि इनहिबिटर की तरह ये काम करेंगे। उसी तरीके से हाई अमाउंट ऑफ ATP यानी कि ATP की अमाउंट यदि ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देंगे। अब देखो, यदि मीडियम में ATP की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो ATP यानी ग्लाइकोलिसिस पाथवे कब चलता है? जब ATP की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही क्या है? ATP की संख्या या ATP की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे है वो नहीं चलेगी, यानी कि जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम उसकी जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो यहाँ पर शो होगा, और जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये पाथवे क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर साइक्लिक AMP भी क्या है? कि इनहिबिटर की तरह काम करेगा, जो क्या करेगा? हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को यहाँ पर रोक देंगे। उसी प्रकार से ग्लूकागॉन भी है। तो ये इस तरीके से 4 क्या है यहाँ पर? HK यानी कि हेक्सोकाइनेज की एक्टिवेटर इनहिबिटर, और 2 यहाँ पर क्या है? इसका एक्टिवेटर। तो इस तरीके से ये हेक्सोकाइनेज को हम यहाँ पूरी तरीके से देख लिए है। उसी प्रकार से यहाँ पर PFK1 यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, उसका जो एक्टिवेटर है वो कौन है? AMP। उसके बाद दूसरा क्या है? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ये भी क्या है? ये दोनों क्या है? एक्टिवेटर है। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस में क्या है? इनहिबिटर है। तो इनहिबिटर यहाँ पर क्या है? ATP
और दूसरे नंबर क्या है, साइट्रेट है। और समटाइम देखा गया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ये क्या करता है, इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो ये क्या है, ये पूरा क्या है, इनहिबिटर है। और ये क्या करते हैं, PFK1 को क्या करता है, इनहिबिट करते हैं। ओके, ये जो PFK1 होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और इसी स्टेप्स को हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग रिएक्शन या रेट लिमिटिंग पाथवे। ओके, ये जो PFK1 होता है यही डिटरमाइन करता है कि स्टेप्स को कितना स्पीड से चलाना है। ओके, तो जिस भी स्टेप्स में ये कंसिडर या ये डिटरमिनेशन होता है कि पाथवे की स्पीड क्या होगी, वो जो स्टेप्स होगी उस स्टेप को बोलते हैं रेट लिमिटिंग रिएक्शन। अब यहाँ पर देख सकते हो रेट लिमिटिंग रिएक्शन को किस तरीके से डिफाइन मैं किया हूँ। इट इज़ द स्लोवेस्ट स्टेप इन केमिकल रिएक्शन दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। यानी कि ये वो स्टेप्स होती है जो पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस पाथवे को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ओके, कि उस पूरे पाथवे की स्पीड कितनी होगी। तो जिस भी स्टेप में इस तरीके की कंडीशन देखा गया है उस स्टेप्स को हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग रिएक्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे आपका पायरुवेट काइनेज की जो एक्टिवेटर है वहाँ पर ये AMP है और उसका जो इनहिबिटर होती है वो ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एसिटाइल CoA है और एलालिन। एसिटाइल CoA किस तरीके से, क्योंकि जो पायरुवेट होती है, पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड होती है, वो एसिटाइल CoA में चेंज होगा। लेकिन वो कब होगा, जब क्रेब साइकिल चलने वाली होगी तब। लेकिन अभी क्रेब साइकिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यदि क्रेब साइकिल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एसिटिल एंजाइम क्यों बनेगा यहाँ पर, तो एसिटिल एंजाइम यहाँ पर नहीं बनेगा। तो एसिटिल एंजाइम क्या कर सकता है, जो पायरुवेट है या जो पायरुविक एसिड है उसको क्या करेगा, यहाँ पर इनहिबिट करेंगे। तो इनहिबिट करेंगे तो और पायरुविक एसिड जो पायरुवेट काइनेज है उस पायरुवेट काइनेज को क्या कर देंगे, ये इनहिबिट कर देंगे। तो इस प्रकार से जब पायरुवेट काइनेज यहाँ पर PK इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ पर एसिटिल CoA का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ इनहिबिटर थे यहाँ पर HK का फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यानी कि PFK1 और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर PK। तो इसके तरीके से इसका एक्टिवेटर और इनहिबिटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। कई बार यहाँ CSR या ICMR गेट, ओके, DBT जैम एग्जाम में ये पूछा गया है। ये तो डायरेक्टली 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से परफॉर्म होता है, आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। ओके, देखिए एंजाइम किस तरीके से काम करता है। एक हम यहाँ पर ओवरऑल एक एंजाइम का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए हैं। ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम में 2 साइड होता है, एक होता है एक्टिव साइड और दूसरा होता है एलोस्टेरिक साइड। ओके, जो एक्टिव साइड होता है उस साइड में क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो यदि एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है तो क्या होगा, ये जो एंजाइम हो एक्टिव होगा और फंक्शन क्या होगा, परफॉर्म होगा यहाँ पर। और यदि उसका जो दूसरा साइड है वो क्या है, एलोस्टेरिक साइड है। तो एलोस्टेरिक साइड में क्या होता है, इनहिबिटर बाइंड करता है मोस्टली। इन द सेंस यहाँ पर क्या होगा, जो एलोस्टेरिक साइट है वहाँ पर एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल या आप बोल सकते हो कि इनहिबिटर यहाँ पर क्या होगा, बाइंडिंग होगा। तो जो भी इनहिबिटर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, तो जैसे ही यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट में क्या होगा, इनहिबिटर बाइंड होगा, तो ये जो एंजाइम है उस एंजाइम का कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा। तो जैसे ही इसका कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो जाएगा तो इसका जो एक्टिव साइट है वो भी चेंज हो जाएगा। और एक्टिव साइट यदि चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो एंजाइम हो क्या होगा, इनएक्टिव होगा और यहाँ पर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एंजाइम का इनहिबिशन या एंजाइम का जो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरीके से इनहिबिटर और एक्टिवेटर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पाथवे को रेगुलेट करने के लिए। अब इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस का ही नहीं जितने भी आप पाथवे पढ़ते हो सबका एक रेगुलेशन होता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का क्या है, ये रेगुलेशन है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कुछ स्टेप्स यहाँ पर आप ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे जो पिछला हमने लेक्चर लिए है उसी लेक्चर से हम यहाँ पर कुछ पाथवे यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये जो स्टेप्स होता है इन्हीं स्टेप्स के थ्रू क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन होता है। ओके, तो इस तरीके से ये ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।